12th class. Today's topic is application of Gauss theorem. And first application is to find the electric field due to straight infinite length wire. हमें एक वायर दे रखी है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ है, तो हमें उसकी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट वायर कैरिंग चार्ज. अब ये बताओ, यदि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? क्या हमें चार्ज गिवन होगा? चार्ज तो इस यहाँ पर बेटा आपको चार्ज टोटल चार्ज गिवन नहीं मिलेगा. आपको क्या लेना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, किससे डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को? लैम्डा कूलम पर सेंटीमीटर लगा लो या मीटर लगा लो. ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R. आपको ये चीज गिवन है, क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो कि वायर से R डिस्टेंस पे है. तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा? क्या करते हैं हम? ड्रा ए गॉसियन सरफेस. तो इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, है ना. गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है कि जो भी आपका चार्ज है उसको पूरा कवर कर ले. तो इसको एक सिलेंडर ही कवर कर पाएगा ना. तो मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस R. ठीक है, अब इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो हम इनफाइनाइट लेंथ का तो सिलेंडर नहीं ड्रॉ करेंगे. मैं क्या करूं? लेंथ L के लिए कैलकुलेट कर दूं. ठीक है, तो लेंथ L का एक सिलेंडर which is a Gaussian surface. Okay, now by using the Gauss theorem, Gauss theorem क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल E dot ds is equal to q by epsilon. This is the statement of the Gauss theorem. So first of all we will calculate the charge q. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? चार्ज q. तो q कैसे कैलकुलेट करूं मैं? मेरे को तो सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है. देन द टोटल चार्ज इज इक्वल टू लेंथ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. ठीक है ना, ये होगा बेटा. अब इसके कितने सेक्शन बना सकते हैं हम? 3. तो इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया. दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन. ओके, अब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूं मैं तो क्या मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है? EDS cos थीटा. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम cos थीटा के फॉर्म में लिखते हैं. तो क्या कैलकुलेट करें हम? थीटा. तो सरफेस A के लिए यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन विच डायरेक्शन द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर. तो ये आपका एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, एंड दिस इज द एंगल थीटा व्हिच इज 90. ये तो कितना हो जाएगा बेटा? cos 90 की वैल्यू 0, इसके कारण क्या हो जाएगा? 0. सेम यहां पर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज द एरिया वेक्टर. This is area vector and this is the angle. Theta is equal to 90. इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा. अब बचा क्या? ये सरफेस मान लिया मैंने छोटा सा ds. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0 और cos 0 की वैल्यू 1. इट मींस फ्लक्स के केस में सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का वो ही रोल प्ले करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं करेगा. ठीक है, इसको एक्सपेंड कर सकता हूं मैं. तो फर्स्ट
फाइव इज इक्वल टू 0 ड्यू टू एरिया 1 एंड 2। तीन पार्ट में डिवाइड किया था ना, इसका फ्लक्स 0 होगा और इसका 0 होगा। अब इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 दिया गया बेटा e ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार चीजें क्या पुट कर दूं, लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब आपको निकालना क्या है, e की वैल्यू निकालनी है। तो e की वैल्यू निकालनी तो e कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds लैम्डा l बाय एप्सिलॉन। ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई r h। अब बेटा h की जगह क्या लिया पर l, तो ये आ गया आपका e इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई r इंटू l लैम्डा l बाय एप्सिलॉन। ठीक बेटा, l से l कैंसिल, तो e इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ वायर। लेंथ का कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है लेंथ पे, ठीक है। सेकंड थिंग, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है चार्ज इज पॉजिटिव। चार्ज इज पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, है ना। इसको लिखेंगे हम रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब है, रेडियली का मतलब बेटा अलोंग द रेडियस, ठीक है। सेम इसी तरह से इफ लैम्डा लेस देन 0 है, इट मींस चार्ज इज नेगेटिव, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin infinite plane sheet. So let us consider this is a plane sheet of infinite length having, इस पे जो चार्ज होगा वो किस फॉर्म में गिवन होगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसी से डिनोट करते हैं, सिग्मा। आपको सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये प्लेन शीट है, इनफाइनाइट लेंथ की है, थिन है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r। अब बेटा इस प्लेट से r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो शीट के तो r डिस्टेंस को 2 पॉइंट तक एग्जिस्ट करेंगे ना। यदि आप ये शीट है तो एक पॉइंट इस साइड r डिस्टेंस पे होगा, तो एक पॉइंट इस साइड पे होगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये मान लिया Q एट डिस्टेंस r, ठीक है। सेकंड थिंग, अब गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे हम, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने एक सिलेंडर है जो कि शीट के बीचों बीच क्रॉस कर रहा है इसको, ठीक है ना। ये प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट में से इस तरह से सिलेंडर क्रॉस कर रहा है इसके बीच में से, ठीक है। एक पॉइंट P यहाँ पे है और एक पॉइंट Q यहाँ पे है, ठीक है। चलो अब गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या थी हमारी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ A डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें हम, चार्ज। चार्ज कितना होगा, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, अब टोटल चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा, और कौन सा चार्ज होगा ये, इट इज द चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, है ना। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, जितना इसके इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, क्योंकि सिलेंडर इसमें से क्रॉस कर रहा है ना, तो इस सरफेस पे जितना चार्ज होगा वही तो सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा। और ये भी मैं मान लेता हूं सरफेस एरिया है ds, तो चार्ज q इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा इनटू ds। ठीक है। सेकंड थिंग, अब इसके भी कौन कौन से रीजन होंगे, एक रीजन ये होगा और एक रीजन होगा ये। इस प्लेन शीट के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी होगा इस डायरेक्शन में। यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ये बदलगा e ds cos थीटा इज इक्वल टू q इज इक्वल टू q की जगह सिग्मा इनटू ds बाय एप्सिलॉन। ये आ गया ना। अब बेटा ये तो एक पॉइंट के कारण आया ना, अब दो पॉइंट है तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ds से ds कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ओके, अब इसी का बेटा एक दूसरा केस पढ़ते हैं हम कि इफ there are two plates, plate A and B having surface charge density sigma 1 and sigma 2 and same charge means positive charge है both plate। इस पे भी हाँ, इन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग दे रखी है ना बेटा। ठीक है, अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट कर सकते बेटा। एक तो पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट आ गई ये। इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। ठीक है, तो पहले पॉइंट P पे बात करें प्लेट A के कारण, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टेस्ट चार्ज रखोगे तो प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, रिपेल करके साइड भागेगा ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन आ गई। अब Q के कारण निकालोगे वो भी ओके, R पे निकालोगे तो E1 की वैल्यू ये, डायरेक्शन E2 की ये। Q पे निकालोगे तो बेटा A के कारण तो आएगी इस साइड और B के कारण आएगी, हो गई डायरेक्शन की बात। अब बेटा एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्या कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट इट टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब E1 को कैलकुलेट करता हूं मैं इस रीजन में, इसको भूल जाओ। तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। सेकंड थिंग, कौन सा रूल लगेगा इनमें से, राइट टू लेफ्ट है ना, तो राइट टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव, ये आ गया आपका E2 माइनस सिग्मा 2 बाय क्लियर। सेम इसी तरह से यहाँ पर मैं E1 की वैल्यू निकाल लूंगा तो बेटा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालता हूं मैं E1 की वैल्यू, तो E1 तो क्या है लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव आ जाएगा और E2 नेगेटिव।
ठीक है बेटा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 प्लस E2 आएगा ना, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड किया, जो कॉमन चीज वो बाहर निकाली, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 अपॉन, यहाँ पे निकालेंगे E, तो क्या किया 1/2 एप्सिलॉन कॉमन निकाला, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया और क्या बचा सिग्मा 1 प्लस, तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस पढ़ते हैं। क्या स्पेशल केस, कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। इस बात का मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1 सिग्मा मींस ये प्लेट पॉजिटिव है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा ये प्लेट नेगेटिव है, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम। वैल्यू पुट कर दो बेटा, इस इक्वेशन में सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट किया, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0। यहाँ पे पुट किया तो कितना आ गया बेटा 0, और यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया सिग्मा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिग्मा, फिर 2 सिग्मा आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो ये क्या बन गया बेटा, यदि ये कंडीशन लेते हो तो आपका बन गया कैपेसिटर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, जो कैपेसिटर बन गया, और कैपेसिटर के आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये लो प्लेट होगी, तो कैपेसिटर तो कुछ इस टाइप का बन गया बेटा, ये प्लेट आपकी एक होगी पॉजिटिव और ये होगी एक नेगेटिव, या फिर कैपेसिटर बन गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये टॉपिक हम इससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कैपेसिटर टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। ये दोनों नाम से पूछा जा सकता है बेटा क्वेश्चन, स्फेरिकल शेल से या कंडक्टिंग स्फीयर से, लेकिन दोनों का डेरिवेशन सेम होगा। क्यों होगा, तो पहले तो ये बताओ स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है और कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस सेम होते हुए भी सेम डायरेक्शन रिजल्ट क्यों आएगा। तो डिफरेंस ये बेटा, जो स्फेरिकल शेल है दिस इज लाइक द फुटबॉल विच इज होलो इनसाइड, होलो स्फीयर का काम करेगा। फुटबॉल के अंदर क्या है, अंदर एयर होती है, अंदर से स्पेस फ्री है, तो जो भी चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर, ये किसी भी मेटल का सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इसको भी चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। और सिमिलरिटी क्या दोनों में, चार्ज विल बी एग्जिस्ट ऑन द सरफेस। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्फेरिकल शेल ऑफ radius r and having uniform, कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी बेटा इसमें भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। Now we have to calculate the electric field at a point r। अब स्मॉल r होगा बेटा, उसके लिए 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस निकाल रहे हैं हम आउटसाइड, मींस फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम कि r इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो पॉइंट आउटसाइड तो स्फीयर होगा, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो स्मॉल r लेके मैंने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। ओके, अब इस सरफेस
फिर जो चार्ज है उसको हम पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज मान सकते हैं ना, क्योंकि जो आपका गॉसियन सरफेस है और सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। टोटल चार्ज स्फीयर पे कितना बेटा, q। स्फीयर पे टोटल चार्ज q है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज कितना है, q। ठीक है। अब सेकंड थिंग, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो मैंने छोटा सा गॉसियन सरफेस ही ले लिया, एक सेक्शन ले लिया इसका, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या बच गया बेटा, E कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। अब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का क्या फार्मूला बनेगा, 4 पाई r स्क्वायर। E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड केस क्या जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू r, मींस ये पॉइंट P सरफेस पे है, तो सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस q की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, q सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, ये पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। ओके, थर्ड केस, r इज लेस देन r लेस देन r होगा बेटा। दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q, और पॉइंट P कहाँ पे होगा, पॉइंट P इसके अंदर होगा, ये रेडियस होगी स्मॉल r। ये स्फीयर होगा ना आपका गॉसियन सरफेस। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, ये बेटा आपका गॉसियन सरफेस होगा, ये वाला स्फीयर जो स्मॉल r रेडियस है, तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। क्यों, सारा का सारा था तो सरफेस पे है, इनसाइड तो होलो है, तो चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है। अब इसका यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज r इज इक्वल टू r लेस देन r ग्रेटर देन r। ठीक है, तो ये आपका यदि E मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना आपका, और ग्रेटर देन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये आया था यहाँ से, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, और लेस देन के लिए कितना आया था बेटा, 0। तो ये ग्राफ बनेगा बेटा, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू मैक्सिमम, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, सेम का सेम कॉन्सेप्ट बेटा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी होगा, क्योंकि जब कंडक्टिंग स्फीयर का फर्स्ट केस होगा तो आउटसाइड तो सारा चार्ज क्यों अंदर आएगा, सेकंड और थर्ड केस में बेटा सेम रहेगा। क्यों, कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए 0। इसलिए सेम टॉपिक के अंदर सेम डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो इसी के साथ शायद ही गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन दे, सॉलिड स्फीयर वाला सिलेबस में है ही नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए। ओके।